Hello student, I am Ranjana Bangre. Today we will discuss some important previous year question for pre-D.Ed exam and pre-D.Ed exams. It's a reasoning question. Let's now start this video. स्टूडेंट ये जो पेपर है ये 2013 में आया हुआ प्रश्न पेपर है जो रीजनिंग का है। बीएड और प्री डीएड के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसे क्वेश्चन रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, तो ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। बट ये जो बच्चे प्री बीएड और प्री डीएड प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है जून जुलाई में, मई जून में, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखते हैं पहला प्रश्न पूछा गया था, ये 2013 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि आँख, हाथ, नाक और कान, तो इनमें से भिन्न कौन सा है? हाथ है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हाथ जो है आँख, नाक और कान से भिन्न है। कैसे भिन्न है? क्योंकि ये जो दिए हुए हैं ना, आँख, नाक और कान, ये हमारी ज्ञान इंद्रिया है। ज्ञान इंद्रिया मीन्स ये सेंस ऑर्गन्स है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, है ना। तो ये सेंस ऑर्गन्स है जिससे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। जैसे त्वचा है, स्किन है, इससे हम गर्मी, सर्दी या सेंसेशन मतलब हम जान सकते हैं। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है, लेकिन हाथ जो है ये ज्ञान इंद्रिय नहीं है, तो ये इन तीनों से भिन्न है। तो करेक्ट आंसर आएगा हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमको ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उसमें से भिन्न बताना है। 4, 25, 146 और 625 में भिन्न क्या है? तो इसमें भिन्न आएगा 146। कैसे आएगा? तो इसको मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना 146 को छोड़कर सभी जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है मतलब जैसे हम इसको, जैसे 4 है ना, तो 4 जो है, आप 4 का वर्ग करो, 2 का वर्ग करो तो 4 आता है ना। वैसे ही 25 जो है ये 5 का वर्ग है, 5 में 25 होता है ना। 625 जो है ये आपका 25 का वर्ग है। तो ये 146 जो है ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी सब संख्याएं जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 146 जो है बाकी से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मित्र बैठे, 6 फ्रेंड है, A B C D E और F पूर्व की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। C बीच में बैठा हुआ है, A और E के बीच B है, F किसी किनारे पर बैठा है लेकिन D के बाईं ओर बैठा है, और D जो है दाईं छोर पर नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है B और C किसके बीच, B और C के बीच कौन है, कौन बैठा हुआ है ना। तो हम इसको इसमें करेक्ट आंसर आएगा ई आएगा। ई जो है वो बी और सी के बीच बैठा हुआ है। अब कैसे बैठा हुआ है इसके लिए हमको मैं आपको समझाती हूँ। हम ये एक सीधी लाइन, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पूर्व दिशा में बैठे हुए हैं। एफ लिख देते हैं, पहले 6 फ्रेंड को बैठा देते हैं हम इसको। ए सी ई बीच में है, ए बी और ये है डी, ये 6 फ्रेंड है। अब इसमें बोला गया है 6 मित्र A B C D, देखो ये 6 मित्र बना लिए, पूर्व की ओर मुँह करके बैठे, एक पंक्ति में बैठे हुए। C अब बोला, हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। C बीच में है, तो देखो ये C बीच में रख दिए, A और E के बीच B है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है A और B, A और B के बीच में E है, तो ये देखो ये E को बैठा दिए, ठीक है। अब बोला है F किसी किनारे पर है, तो F को हम इधर किनारे पर रख दिए।
लेकिन डी के बाई ओर है, तो एफ जो है ये डी के बाई ओर है, ये देखो डी, तो ये इधर ये आएगा डी, तो इसके ये बाई ओर है एफ। ठीक, डी दाएं छोर पर नहीं है, डी देखो ये दाएं छोर पर नहीं है। और बोला है बी और सी के बीच कौन है, तो देखो ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो करेक्ट आंसर आएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये जो श्रृंखला दी हुई है 4 1 3 1 13 77 461 153 51, इसमें से गलत संख्या हमको छांटना है। तो इसमें गलत संख्या है 461। अब ये 461 गलत संख्या कैसी है, कैसे हुई, तो इसमें क्या होता है, जो श्रृंखला का क्रम है ना, इसमें हमको ना मतलब इस तरीके से हल करेंगे। जैसे हम सबसे पहले देख लेते हैं, हाँ, तो हम देखते हैं इसको, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें गलत संख्या 461 कैसे है, इसको मैं हल करके बताती। जैसे हमने पहला लिया 4 1 3 1, ठीक है, ये पहली संख्या है। हम इसको ऐसी कोई संख्या से डिवाइड करेंगे जैसे उसके करने पर, जैसे 1377 है, ये सीक्वेंस में सीरीज़ में है ना। तो जैसे मैं ले लेती हूँ 3, तो 3 को 4131 से डिवाइड करोगे ना, तो ये आपका आएगा 1377। कितना आएगा, 1377। तो देखो नेक्स्ट सीरीज़ आ गया ना 1377। फिर हम 1377 को फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है 459। कितना आता है, 459। ठीक है, तो हमारा इसमें 459 आएगा। फिर 459 को हम डिवाइड करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ। 459 को हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आता है 153। ठीक है, ये 153। फिर 153 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो आता है 51। ठीक है, बस हमारा ये वाला जो है ना 461, ये हमारा कहीं पर भी नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है विषम संख्या, इनमें से गलत संख्या है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कैसे हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लिबरलाइजेशंस को एक कूट भाषा में 3 4 ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें लिखा जाए, तो एडिशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये भी बहुत इजी है, बट इसको थोड़ा सा समझ के हम बनाएंगे। सबसे पहले हम ये जो है ना, ये संख्या को उतार लेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ उतार ले रही, एल है, आई, एल आई, बी ई, आर ए, एल आई, जेड ए, टी आई ओ एन। ठीक है, ये हो गया, हमने ये संख्या को उतार लिए। इसमें बोला है कूट भाषा में 3 4 ये सब लिखा जाए, तो हम एल को क्या लिख सकते हैं, एल को हमने लिखे 3, एल को 3 से शो कर दो। ठीक है, आई को 4, ठीक है, ये 4 है ना। बी को हम करेंगे 2 से 2 लिख सकते हैं, ई को 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आर को 6 लिख सकते हैं, ए को 1 लिख सकते हैं, एल को 3 लिख सकते हैं, एल को 3 लिखेंगे। ठीक,
इस तरीके से आप पूरा, जैसे आई को हम लिखेंगे 4, जेड को लिखेंगे 9। आप ऐसे पूरा सीक्वेंस में लिख लो, है ना, जिसके सामने जो जो संख्या आ रही, ये संख्या इसके नीचे एक एक करके हमको लिख लेना है ना। तो अब आप क्या करोगे, जैसे मैं आपको पूरा ही लिख के बता दे रही हूँ। जेड का आएगा 9, ये आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन आप अच्छे से बना लेना इसको, थोड़ा मेरा यहाँ पर स्पेस कम है। जेड को हम लिखेंगे 9, ठीक है। ए का आएगा 1, टी का आएगा 8, टी के जगह 8, और आई का आएगा 4, और ओ को लिखेंगे 7, और एन लास्ट में, एन का क्या है वैल्यू 0, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये संख्या को देखते हुए इसके नीचे आप फिल कर दोगे। तो सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको एरेशन को हम इसको लिख देंगे ए ई आर ए टी आई ओ एन। हम इसको कुड भाषा में क्या लिखेंगे, तो हम इसको कुड भाषा में क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू हम यहाँ से हमने देखे थे ना, ए का वैल्यू क्या लिखे थे, 1 लिखे थे। तो ए के नीचे क्या आ जाएगा आपका, ए के नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लिख सकते हो, ठीक है। फिर ई का वैल्यू हमने क्या लिखे थे, आप ऊपर में जो बनाए हो उसको देख सकते हो। ई की जगह आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आर हमने क्या लिखे थे, आर का वैल्यू 8 लिखे थे, 6 लिखे थे। तो आप इस तरीके से इसको पूरा जो जो वैल्यू आपने ऊपर भरे हो, है ना, उसके जगह में आप इसको लिख सकते। आर का क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, ठीक है। फिर ए का वैल्यू हमारा 1 था, है ना। टी का वैल्यू हमारा क्या था, 8 था, तो 8 लिख दोगे। आई का वैल्यू हमारा क्या था, 4 था, है ना। और ओ का वैल्यू 7, और एन का क्या था, 0। तो इस तरीके से हमको हल करना है। तो इसको ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा इसका नीचे हो गया है, इसका ऑप्शन में सही उत्तर आएगा सी नंबर। कौन सा नंबर आएगा, सही उत्तर आएगा आपका ये सी नंबर सही आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो लाइब्रेलाइजेशन लिखा हुआ है उसके जगह एल के नीचे 3 लिख दो, है ना, आई के नीचे 4 लिख दो, ये इधर की संख्या को देख देख के। वैसे ही फिर यही वाला वैल्यू को आप नीचे जो एरेशन दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमारा 1 डाले थे, है ना, ई का वैल्यू हमने जो जो डाले थे उसको भर देंगे, और उसको हम ये ऑप्शन में से मैच कर लेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इसी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक आरोही क्रम कौन सा है ना। मतलब हम ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पौधा, भोजन, बीज, पत्ता, फल, तो ये एग्ज़ाम लेने वाले जो है ना, आपका दिमाग टेस्ट करते हैं कि आप किस तरीके से आप अपना नॉलेज यूज़ करते हो और कैसे पेपर को बनाते हो। तो जैसे दिया हुआ है पौधा, भोजन, बीज, पत्ता और फल, तो आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो हमको पता है सबसे पहले तो आप जैसे बीज आएगा, है ना, हम पहले बीज डालते हैं ना। अब जैसे घरों में आप या खेतों में बीज, पहले बीज बोओगे तभी तो पौधा पैदा होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका आएगा बीज, ठीक है। उसके बाद में आपका बीज डालोगे मिट्टी में तो पौधा बनेगा, है ना। तो फिर आएगा पौधा। पौधा के बाद में, पौधा अगर बड़ा होता है तो उसमें पत्ते लगेंगे, ठीक है, तो पत्ता आएगा। उसके बाद में पत्ते लगेंगे तो उसके बाद में फल, वो मैच्योर हो जाएगा पौधा, तो फल लगने लगेंगे। फल के बाद में हम उसको भोजन के रूप में फल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 3
1 4 6, 3 1 4, ये 6 नहीं आएगा, 5 आएगा इसमें, 5 और 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा ये सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, थोड़ा सा ध्यान दे के पेपर में। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो ये अगला क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 7, दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर आएगा। डी के बाद में देखो एम भरा जाएगा, फिर एन, फिर एन के बाद में आपको फिर डी, फिर एम, एन। तो इस तरीके से आपका सी नंबर जो है ये ऑप्शन में आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था। एक कैदी से मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा गया, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। भाई नहीं है और नहीं बहन है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसको थोड़ा सोच कर बनाना रहता है। यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। तो लड़का उसका कौन हुआ। एक कैदी से मिलाने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा गया कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, है ना, मतलब ना भाई है ना बहन है, और ये लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। लड़का उसका कौन है, तो हमको बताना है कि लड़का उसका कौन है। तो इसका आंसर वो जो लड़का रहेगा ना वो उसका पुत्र रहेगा, क्योंकि कैदी के पिता का पुत्र स्वयं कैदी हुआ, है ना, अतः वह लड़का कैदी का क्या हुआ, पुत्र हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्थान ए से मोहन ने बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, एक स्थान से ए से मतलब 2 पॉइंट बना ले, जैसे ए से मोहन ने बी तक सीधी 8 मीटर की दूरी तय की। बी तक जाने के लिए वह फिर दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। दाएं मुड़कर वह 4 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हमको आंसर में आया है 1 मीटर। कितना आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे मैं इसमें आपको समझा रही हूँ। ये एक डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, ए से बी, है ना, ए से बी। इसमें बोला गया एक स्थान है ए, और ए से यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से मोहन ने बी तक सीधी 8 मीटर सीधा कहा, बी तक जाने के लिए उसने 8 मीटर की दूरी तय की। वह दाएं मुड़ा मतलब इस तरफ मुड़ा, ऐसे दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। कितना चला, 4 मीटर चला। तो इस पॉइंट को हम लोग दे देते सी नाम। ठीक है, 4 मीटर चला। पहले वो ए से मोहन जो है बी तक जाने में कितना समय लिया, 8 मीटर। ए से बी तक जाने में 8 मीटर चला, है ना। फिर वह दाएं मुड़ा, मतलब इधर मुड़ा
और 4 मीटर चला। ठीक है, 4 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और कितना चला, 8 मीटर चला। ये फिर इधर दाएं मुड़ गया और ये 8 मीटर चला। ठीक, फिर दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और ये 4 मीटर चला। तो इसमें बोला है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो ये हम इसको क्या करेंगे, 4 मीटर चला मतलब हम प्रारंभिक दूरी हमारी हमको प्रारंभिक दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए से डी मतलब यहाँ से ये वाली है ना, ए से डी माइनस डी ई कर देंगे। डी ई ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट को हमने माना ई बिंदु मान लिया, क्योंकि ए से 4 मीटर चलता है तो ये ई मान लिए। तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक दूरी निकालने के लिए ये दूरी से है ना, ए डी से क्या करेंगे, डी ई की दूरी माइनस कर देंगे। तो हमारी ए डी की दूरी कितनी है, 4 मीटर चला था ना, तो हम इसमें 4 लिख देंगे माइनस डी ई है ना, तो ये 3। तो हमारा दूरी क्या आ जाएगा, 1। मतलब टोटल दूरी वो कितनी दूरी पर है, मतलब 1 मीटर की दूरी पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, रमन ने प्रातः काल सूर्य की ओर मुँह करते हुए भ्रमण शुरू किया। ठीक है, रमन ने सुबह उठकर वो पूर्व की ओर मुँह करके भ्रमण शुरू किया, घूमने निकला सुबह सुबह है ना। रमन सूर्य की ओर मुँह करके भ्रमण शुरू किया। फिर बोला है कि कुछ समय बाद वह बाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा और रमन अब किस दिशा में जा रहा है। तो इसके लिए भी एक मैं छोटा सा डायग्राम इसमें बता दे रही, जैसे दिशा के लिए जैसे ये है ना, तो ये इसमें है, ये पूर्व दिशा हो गया, ये पश्चिम हो गया है ना, और ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि रमन का पथ इस प्रकार रहेगा। वह कुछ कहाँ से शुरू किया था, उसने सुबह उठा, रमन प्रातः काल सूर्य की ओर मुँह करते भ्रमण शुरू किया। कुछ समय बाद वह बाएं मुड़ा है ना, तो ये हो गया, ये यहाँ से चलना शुरू किया पूर्व की ओर, ये पूर्व की ओर चलना शुरू किया। यहाँ से स्टार्ट किया है रमन ने और वह पूर्व की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, फिर उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ा, कुछ समय बाद वह बाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा, मतलब 2 बार बाएं मुड़ा, ये बाएं मुड़ा और फिर इधर बाएं मुड़ा। ठीक है, तो वह अपने प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा है ना, तो वो इसमें आएगा पश्चिम दिशा, सही उत्तर आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, पश्चिम दिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर आएगा। सबसे पहले आएगा स्लम,
उसके बाद में तीसरा आएगा SLUMP, फिर उसके बाद में आएगा सेकंड, फिर आएगा ये फर्स्ट वाला। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1। हम अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको क्रम में रखेंगे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अखिलेश सीलू से लंबा है। अखिलेश जो है वो सीलू से लंबा है। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है, और अमन जो है अखिलेश के समान लंबा नहीं है, पर वह तेजिंदर से लंबा है। सीलू भी अमन के समान लंबा नहीं है, पर तेजिंदर से लंबा है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा तेजिंदर होगा। तो तेजिंदर सबसे छोटा होगा कैसे? सबसे पहले हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। अखिलेश है ना, अखिलेश बोला है अखिलेश सीलू से लंबा है, ठीक है। तो हम यहाँ अखिलेश लिख लेते हैं। ये अच्छे से नहीं लिखाया। अखिलेश जो है सीलू से लंबा है ना। और इसमें बोला है, मैं आपको पहले इसको बना के समझा दे रही हूँ। अमन शिबू और फिर आएगा तेजिंदर। कैसे आया देखो, अखिलेश सीलू से लंबा है, तो देखो ये अखिलेश को हम सामने में रखेंगे और ये इधर सीलू है, तो अखिलेश सीलू से लंबा है, ठीक। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है। अमन जो है ये अखिलेश के समान लंबा नहीं है, इसीलिए अखिलेश सामने और ये अमन पीछे रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। पर वह तेजिंदर से लंबा है। कौन? अमन। तो अमन तेजिंदर से लंबा है, तो तेजिंदर लास्ट में रखे। तो देखो अमन पहले है, तेजिंदर बाद में है, तेजिंदर से लंबा है। सीलू भी अमन के समान लंबा नहीं है। ये जो सीलू है यह भी अमन के समान लंबा नहीं। देखो ये अमन के बाद में आ रहा है सीलू, तो ये भी छोटा है अमन से, पर तेजिंदर से लंबा है। पर ये जो सीलू है ये तेजिंदर से लंबा है। मतलब सबसे लास्ट, सबसे कम लंबाई किसकी है? तेजिंदर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे सारे क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं, और ये 2013 में आए वाले क्वेश्चन हैं, डीएड में आए थे, इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन हल करवा रही। इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। अब ये जो अक्षर दिए EMBOSSMENT, इसमें से बॉस तो बन जाएगा, है ना। टॉम TB है, टॉम भी बन जाएगा। स्टेम STEM ये भी है। लेकिन ये जो मैथ्स है ना, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? यहाँ ऊपर मैथ्स का स्पेलिंग क्या है? MATS। तो ये देखो ये जो अक्षर इसमें कहीं पर A है क्या? नहीं है। M है, T है, S है, लेकिन A नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा? मैथ्स, D ऑप्शन, ठीक है। ये भी बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो, है ना। मिसिंग जो भी नंबर है हम उसको ज्ञात करना है ना। जो दिए गए नंबर है उसमें से हमको मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो हमारा इसमें मिसिंग सब वर्ड क्या आएगा? ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर है। इसको हल करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। वैसे इसका सही उत्तर तो 13 आएगा। अब ये कैसे आएगा मैं इसको समझा दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, मिसिंग न। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 64, 25, 81, 36, 49, 16 न, 14, 12। तो इसमें मिसिंग शब्द 13 आएगा। 13 कैसे आएगा? जैसे मैं ना एक ये बना के दिखा रही हूँ, इसको हल करेंगे इस तरीके से।
ठीक है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं 64, फिर है 25 और फिर है 81, है ना। फिर इधर है 36, 49 और 16, फिर है 14, फिर है 12। अब इस कॉलम में कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स है ये, है ना। तो हमको इसको हल करना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, जैसे हमारा 64 है ना, 64 है, तो ये किसका रूट है, ये 8 का, 8 ही 8 64 होता है। ठीक है, 36 जो है ये 6 का है, 6 6 36 होता है ना। जैसे 64 ले लेते हैं, तो 64 ये हमारा ये जो है 64, ठीक है, और प्लस रूट हमारा हो जाएगा ये 36 लेते हैं, है ना। तो 64 जो है ये 8 का रूट आता है, 8 8 64 होता है, प्लस 36 जो होता है 6 6 36 होता है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 14, तो देखो ये 14 आया नीचे में, है ना। हम ऐसा मतलब कुछ अपना दिमाग लगाएंगे कि ये नीचे का हम इसको ऐसा क्या करें, जोड़े घटाए या क्या निकाले कि इस तरीके से हमारा नीचे। वैसे ही 25, अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम 25 का वैसे ही देखेंगे। 25 किसका है, रूट 25 जो है प्लस लेंगे 49, है ना, रूट 49। तो 25 जो है 55 25 होता है, और 49 जो होता है साथ ही 49 होता है ना। तो 7 और 5 12, तो देखो ये 12 आया ना, इस तरीके से। तो सेम ऐसे हम इसको भी हेल्प करेंगे। 81 जो होता है 9 9 81 होता है, ये 81, तो ये 9 का वर्ग होता है, 9 9 81 प्लस 16, है ना। तो ये 4 का होता है, 4 4 16, तो 9 4 ये 13 हुआ, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या आंसर आएगा, 13, क्या आएगा इसमें 13, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा, हमको दिए गए विकल्पों में लुप्त ज्ञात करना है, तो इसमें 13 आएगा हमको। मतलब ये जो दो संख्या है ना, जैसे 64 और 36, इसका वर्ग तो 8 8 64, 6 6 36, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 14 आया। वैसे ये 25 55 25 होता है, 7 7 49 होता है, 7 5 ये 12 आ जाएगा। वैसे 81 9 9 81, 4 4 16, तो 9 4 13, तो ये हमारा 13 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया 6 गुणित 8 गुणित 2 बराबर होता है 268, 1 गुणित 2 गुणित 3 बराबर होता है 312, तो 9 गुणित 7 गुणित 5 बराबर क्या होगा। तो आंसर में आया है ऑप्शन नंबर डी 5 9 7 होता है। तो ये भी मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, देखो ये आगे पीछे जैसे 6 गुणित 8 गुणित 2, इसको कैसे लिख लिए हैं, 2 6 8 लिख लिए, ठीक है। वैसे ही 1 गुणित 2 गुणित 3, तो इसको लास्ट वाली संख्या पहले लिख लिए हैं, 2 फर्स्ट वाली बीच में और 3। तो सेम हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। 9 7 5 को हम क्या करेंगे, 5 9 और 7, मतलब जो लास्ट की संख्या है वो फर्स्ट में इसमें देखो लास्ट की जो ये संख्या है 2 8 6, इसका बस पोजीशन चेंज कर देना है, 2 8 6, और ये इस तरीके से अपने को बनाना है। तो ये ऑप्शन में आएगा 5 9 7 सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे
क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्न विकल्पों में से कौन से चिन्ह अंकों को अदल बदल करने पर समीकरण संतुलित होगा। तो इसमें हम जैसे दिया हुआ है 12 + 6 प्लस डिवाइड बाय 3 × 7 = 42। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। पहले गुणा करेंगे और फिर प्लस करेंगे तो ये हमारा सही होगा। तो इसमें बोला है निम्न विकल्पों में से कौन से चिन्ह या अंकों को अदल बदल करने पर समीकरण संतुलित होगा। तो इसके लिए हम इसको हल कर देंगे। जैसे हम हल करके देखते हैं, इधर ब्रैकेट में 12 + 12 + 6 है ना, फिर है प्लस, फिर है 3 × 7 = 42। ठीक है, तो 12 और 6 कितना होता है, 18 होता है। ठीक, फिर हम इसको बॉड-मॉस का नियम लगाएंगे तो डिवाइड बाय ये हो जाएगा, डिवाइड का यहाँ सिंबल लगाएंगे, फिर ये 3 × 7 = हमको लाना है 42। तो ये यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो 18 को 3 से, तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 6 होता है। तो ये बचा 6 और × 7, 6 × 7 = 42 होता है। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन आएगा, मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर सी, मल्टीप्लाई प्लस ये डिवाइड। ठीक है, तो ये वाला इसमें इसको इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 34 × 12 = 23 होता है। क्वेश्चन में बोला यदि 34 × 12 = 23, 28 × 76 = 52 और 97 × 39 = 68, तो 37 × 73 बराबर क्या होगा। तो हमारा आंसर आया है 55, 55 आया है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या है ना। ये 55 कैसे आया, तो मैं इसको हल करके बताती हूँ। जैसे पहले वाला हम इसको देखते, प्रथम दो संख्याओं का औसत। तो जैसे 34 प्लस कितना दिया है 12, इसका औसत निकालेंगे है ना। तो इसका 34 + 12, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 6, ये 46 हो जाएगा। 34 और 12, और औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 है ना। तो ये 23 आया। ठीक है, तो देखो ये औसत 23 आया। वैसे ही इनका भी निकाल लेंगे, 28 और 76 का। जैसे 28 + 76 डिवाइड बाय, ठीक है मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो ये 28 और 76 कितना होता है, 104 होता है। अब इसको कैंसिल कर देंगे है ना, तो ये कितने बार में जाएगा, 52 बार में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखो ये 52 आया। वैसे ही 97, इसको कहाँ से रफ कर देते पहले। अब नेक्स्ट वाली संख्या लेते हैं, ये वाली 97 + 39 डिवाइड बाय, औसत निकालना है। तो 97 और 39 ये होता है 136 होता है, 202 ये हो जाएगा 68,
ये देखो ये 68 आया। तो सेम हमको अब इसका लास्ट वाली संख्या का भी करना है। हमारा पास दिया है 37 और 73, इसका औसत निकालेंगे। तो 37 और 73 कितना होता है, 110 होता है, डिवाइड बाय, तो ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 55। क्या आ जाएगा, 55। तो ये इसका मतलब सही उत्तर आएगा। यदि 34 गुणित 12 बराबर 23 होता है, 28 गुणित 76 बराबर 52 होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें प्रथम संख्याओं को, प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और उसके दादा की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। एक्स पोते को माना गया है और उसके दादा की आयु 50 वर्ष है, मतलब दादा और पोता है ना। एक्स और उसके दादा की आयु में 50 वर्ष का अंतर है, मतलब जो पोता है वो अपने दादा से 50 वर्ष छोटा है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 होगा, 6 वर्ष बाद, है ना, मतलब 6 वर्ष बाद दादा और पोते की आयु का योग कितना हो जाएगा, 152 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। तो आंसर आया है इसका, पोते का आया है 45 और दादा का आया है 95। तो इसको हल करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, माना कि हम इसकी पोते की आयु x वर्ष मान लिए, है ना। सपोज पोते की आयु x पोता है, x की आयु क्या है, x वर्ष है, ठीक है। x की आयु x वर्ष है ना। तो दादा की आयु इसमें जुड़ जाएगी, है ना, दादा की आयु जुड़ जाएगी। तो ये दादा की आयु में इसको, ये पोते की आयु है x और प्लस दादा की आयु है 50, ठीक है। तो हम इसको लिख सकेंगे x + 50, ठीक है। हम क्वेश्चन के अनुसार x और उसके दादा की आयु में 50 वर्ष का अंतर है ना। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, पहले दादा की आयु और पोते की आयु को एक ऐड कर दे, x + 50 वर्ष। अब इसमें बोला गया है कि यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होता है, 152 हो जाता है। हाँ 152 होगा 6 वर्ष बाद में। तो आप क्या करोगे, इसमें हमारा x तो पोते का वर्ष था, इसमें 6 वर्ष ऐड कर देंगे, x + 6 लिख देंगे, फिर प्लस x, ये पोते का माना है x, और ये जो आया था ये x + 50 और प्लस 6 वर्ष बाद इसकी कितनी, दोनों की आयु कितनी हो जाती है, 152, ठीक है। तो x प्लस मतलब 6 वर्ष बाद x + 6 प्लस ये x + 50 प्लस 6 वर्ष बाद, तो 6 और ये बराबर टोटल होता है, इनका योग 152 होता है ना। अब हम x वैल्यू को एक साइड कर देंगे, जैसे ये x और ये x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस ये 50 और 6 6 12, तो ये हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। और इनका टोटल योग होता है 152, है ना। अब हम क्या करेंगे, 2x = ये पक्षांतर हो जाएगा, तो 152 में से 62 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, माइनस करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, है ना। 152 में से अगर 62 माइनस करते हो तो ये 90 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 90/,
2 कर देंगे, 2 एकम 2, 45 दूनी 90 होता है, तो ये हमारा निकला 45। ठीक है, ये 45 निकला। तो दादा की आयु कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी दादा की आयु, और वो 45 पहले 50 थी, ये पोते की आयु 45 और ये 50, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 95 वर्ष के हो जाएंगे, है ना। ये 45 निकला हमारा एक्स की वैल्यू, और दादा की वैल्यू वर्ष वो था 50 दिया हुआ था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 95 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, तो सही आंसर आएगा इसका 95 वर्ष। तो एक्स और उसके दादा की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का 152 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो हमने क्या करें, माना कि एक्स की वर्ष के एक्स जो है ये दादा ये जो उनका जो पोता है, तो उसके आयु को एक्स मान दे, और इसमें एक्स प्लस 50 इसमें जोड़ देंगे दादा की उम्र, और ये इस तरीके से हम एक्स प्लस 50 कर देंगे। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का 152 होता है, तो ये एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 50 और 6 जोड़ देंगे तो 152। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्स को एक तरफ कर देंगे, तो एक्स 2x होता है प्लस 6, ये 50 में 12 जोड़ देंगे, 6 6 12, तो ये 62, तो 152 टोटल होता है दोनों का योग। अब हम क्या करेंगे, 2x बराबर 152 में से 62 को माइनस कर देंगे, तो हमारा 2x बराबर आ जाएगा 90। अब x बराबर हम 90/2 कर देंगे, क्या तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 45 आ जाएगा, 45 में 50 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 95 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सही उत्तर आएगा 45 और 95। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे से रफ कर देती हूँ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत में उसका स्थान क्या होगा? है ना, एक बच्चों की क्लास है, पूरा 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत में उसका स्थान कौन सा होगा? तो अंत में उसका एक स्थान होगा 15वां होगा। कैसे? देखो, 31 टोटल है, 31 में 17 हम माइनस कर देंगे तो कितना आता है, इसमें आपका 14 आएगा, और इसमें हमको उसको जोड़ना रहता है। अरुण का स्थान 17वें नंबर पे है, तो 14 में 1 जोड़ देंगे तो ये 15वें नंबर पे आ जाएगा। तो सही उत्तर आएगा 15। एक सेकंड में यहाँ से थोड़ा सा रफ कर दे रही हूँ। एक 31 विद्यार्थी कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत में उसका स्थान कितना होगा? तो अंत में उसका स्थान आएगा 15वें नंबर पे। कितने नंबर पे आएगा? 15वें नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसके लिए ये कर दोगे, 31 माइनस 17, ठीक है, प्लस 1। तो आप 31 में से 17 माइनस करते हो तो ये 14, और ये प्लस 1 जुड़ जाएगा, तो ये इसका स्थान हो जाएगा 15वें नंबर पे। अरुण की पोजीशन रहेगी विद्यार्थियों के कक्षा के विद्यार्थियों में, जो 31 विद्यार्थी थे उसमें अरुण का स्थान कौन से नंबर पे रहेगा? 15वें नंबर पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार था। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। बोला है यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आने वाला कल, है ना। कैसे? देखो, गुरुवार एक दिन पहले
आता है तो ये फ्राइडे रहेगा, और आज शनिवार है तो आने वाला कल का क्या होगा, रविवार होगा, मतलब ये आने वाला कल इसका सही उत्तर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है यदि a बराबर 1 और n बराबर कितना दिया हुआ है 19, तो BAT बैट बराबर क्या आएगा। तो आंसर में आया है 23, है ना। आंसर में क्या आया है 23। तो a का वैल्यू 1 है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। एंड एंड तो एंड का हम निकालेंगे। तो देखो ये ना जो आपको ABCD Z तक आता है ना, तो ऐसे सीक्वेंस में पूरा लिख लेना। ए का वैल्यू कितना है, A माने 1, B माने 2, C माने 3, ऐसे। तो ए का तो हमारा 1 होगा। एन का क्या हो जाएगा, 1, एन का होगा 14, 14वें नंबर पे आता है ना, आप काउंट करोगे तो। और D ABCD 4 नंबर पे आता है, तो D का 4 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर दोगे, एंड के लिए क्या कर दोगे, इनको एक एक करके जोड़ देना। एंड का कैसे 19 कैसे आया, 1 और एन की जगह 14 और डी की जगह लिखोगे 4, है ना। तो 14 रे 15, 15 4 19 ये हुआ, ठीक है। सेम ऐसे ही अब बैट का करेंगे, BAT बैट। बैट बी कौन से नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है ना। ए का एक पहले नंबर पे आता है, और टी का होता है 20वें नंबर पे। आप काउंट करोगे ABCD Z तक तो इन सबको आप जोड़ दो, है ना। 20 और 21 और 21 और 22 23, तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। मतलब बैट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इतने ही क्वेश्चन थे, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए वाले क्वेश्चन है। ये 2013 में पूछे गए थे D.ED के एग्ज़ाम में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अगले वीडियो भी डालूँगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और ये पहले आए हुए क्वेश्चन है। ये D.ED और प्री D.ED और प्री B.ED एग्ज़ाम जो बच्चे दिला रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।